नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी आर नाइक आप सभी का नायक IAS एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन, जिसमें दोनों प्रकार आते हैं, नगरीय भी आता है और ग्रामीण भी आता है। तो इन दोनों को अच्छे से हम लोग हैं जो कि पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा ये वीडियो पार्ट हम कह सकते हैं 4 रहेगा। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन जो हम पढ़ रहे थे उसके अंदर क्या क्या पंचायती राज से संबंधित जो बातें, या फिर हम कह सकते हैं संविधान के अंदर कौन सा जो अनुच्छेद ऐड किया गया, कौन सा भाग ऐड किया गया, तो उसमें भाग 9 उसके अंदर जोड़ा गया था और अनुसूची 11 को ऐड किया गया था और अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 से ओ तक उसमें जोड़े गए थे। ठीक है, 11 अनुसूची जिसमें 29 विषय सम्मिलित थे। तो हम डी तक पढ़ लिया था ना, अनुच्छेद 243 अनुच्छेद डी तक पढ़ लिया था और उससे आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो भी पहले हम लोगों ने पढ़ा है उसको आप रिवीजन करके आए होंगे। आगे बात करते हैं उनसे आगे। ठीक है, अनुच्छेद कहाँ तक लिखा था कलम ने? डी तक लिख लिया था ना। डी किसकी बात करता है? आरक्षण की, कि पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण होना चाहिए। और फिर अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ पे SC/ST को आरक्षण नहीं दिया गया, बल्कि किसको दिया गया? नहीं दिया गया ना। और वहाँ पे आंध्र प्रदेश है ना, वहाँ पे अल्पसंख्यक जो मुस्लिम वर्ग है उनको भी आरक्षण दिया गया है। तो अब अवधि के बारे में बात करते हैं। कार्यकाल, पंचायती राज का कार्यकाल कितना होता है? पंचायती राज के अध्यक्ष सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? लिखो, अनुच्छेद 243E। पहले इसके बारे में समझेंगे, हेडिंग लगाओ पहले, अनुच्छेद 243E। ठीक है, इसमें लिखो कार्यकाल या अवधि। कार्यकाल लिखो या अवधि लिखो, कितनी अवधि तक बने रहते हैं पद पर। ठीक है, फिर इसकी संरचना भी देखेंगे हम, वो अनुच्छेद पूरे पढ़ने के बाद में। तो अनुच्छेद 243E ये कहता है कि निर्धारित अवधि है इनकी 5 वर्ष। कितनी? चाहे वह सरपंच हो, चाहे प्रधान हो, चाहे जिला प्रमुख हो। पंचायती राज में इनकी कार्यकाल जो निर्धारित अवधि है वो कितनी है? 5 वर्ष है। और अगर निर्धारित अवधि से पहले कोई स्थान अगर रिक्त हो जाता है, ये बात हमने पहले में बताई थी, लिखवाई नहीं थी, कि अगर निर्धारित अवधि यानी 5 वर्ष से पहले, 5 वर्ष इनकी निर्धारित अवधि है, इससे पहले कोई जगह रिक्त हो जाए, मानो कि प्रधान की जगह, प्रधान की जगह का, वो प्रधान का स्थान रिक्त हो जाए, यानी वह पद खाली हो जाए, तो क्या होगा? अगर प्रधान ने जब कार्य ग्रहण किया था, यानी चुनाव के बाद में जब कार्य ग्रहण किया था, तो उसकी जो निर्धारित अवधि 5 वर्ष होती है। ठीक है, अगर इसने 4.5 साल कर लिया, कितने? 4.5 वर्ष अगर कार्य कर लिया और अंतिम हम कह सकते हैं 6 माह बचे हैं, तो क्या होगा? चुनाव नहीं करवाया जाएगा। इन 6 माह के अंदर कौन काम करेगा दोस्तों? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष का मतलब उप प्रधान। कौन करेगा? उप प्रधान कार्यभार संभालेगा, कार्यभार संभालेगा। समझ में आया यहां तक? अगर यहाँ पे 4 वर्ष के बाद में निर्धारित कितनी अवधि है? 5 वर्ष। 4 वर्ष के बाद में अगर मानो कि रिक्त हो गया पद, किसका?
प्रधान का हो चाहे जिला प्रमुख का, तो क्या होगा दोस्तों, उपचुनाव होगा, उपचुनाव होगा। और वहाँ पे मतलब उपचुनाव का मतलब मध्यावधि जो चुनाव होता है, यानी ये अवधि जो है ये पूरी नहीं हुई, तो जब चुनाव होता है तो वो जो बचा कार्यकाल है जितना वर्ष, उसके लिए करवाया जाता है मध्यावधि चुनाव। इसके अंदर सेम वैसे ही वोट होता है, और फिर से अगर प्रधान का पद रिक्त था तो वापस प्रधान बनाया जाएगा। ये प्रधान कितने वर्ष काम करेगा, यानी 4 वर्ष इसने किया था तो ये 1 वर्ष काम करेगा, 1 वर्ष के लिए। फिर जैसे ही 4 ये हो गया और 1 ये, 5 वर्ष की पूरी अवधि काल हो गई, यानी उसमें 2 प्रधान ने काम किया। फिर नेक्स्ट बार वापस से चुनाव होगा, उसमें जो बनेगा वो वापस 5 वर्ष के लिए रहेगा। लेकिन ऐसा एक रेयर केस है, नोट लगा के जो आपको लिखना होगा कि जो मुख्य क्या सरपंच है, लिखवा दिया था ना मैंने कल शायद आपको, सरपंच का कार्यकाल नहीं लिखा, अच्छा कार्यकाल तो भी लिखाएंगे ना। देखो सरपंच अगर किसी गांव का सरपंच है, किसी ग्राम पंचायत का सरपंच जो है, उसके लिए है कि अगर 1 वर्ष 6 माह की बात है इन दोनों के लिए, तो चाहे वो प्रधान हो या फिर हम कह सकते हैं जिला प्रमुख हो, लेकिन सरपंच के लिए अगर 1 वर्ष है बचा है शेष, 1 वर्ष शेष बचा, यानी 4 वर्ष कार्य करने के बाद में सरपंच की कुर्सी अगर रिक्त होती है, तो अगर 1 वर्ष बचा है, 1 वर्ष शेष बचने पर उपचुनाव नहीं होगा, उपचुनाव नहीं होगा, बल्कि उसका कार्य कौन संभालेगा, उप सरपंच यानी उपाध्यक्ष से संभालेगा। उस ग्राम का जो उपाध्यक्ष है ग्राम पंचायत का, वो संभालेगा। समझ में आ गया यहाँ तक? ये केवल सरपंच के लिए, बाकी 1 साल इनके लिए तो काम है करवाना पड़ेगा, चाहे प्रधान हो इनका या फिर जिला प्रमुख इनका। जो अगर 6 माह बचे हैं तो किसी का नहीं चुनाव होगा, क्योंकि खर्चा वगैरह बहुत हो जाता है चुनाव का, तो नहीं होगा। अगर 1 साल अच्छा जिला प्रमुख का कुर्सी रिक्त हो जाती है या फिर प्रधान की, तो उसमें चुनाव दोबारा करवाया जाएगा। लेकिन सरपंच का अगर 1 वर्ष बचा है तो उसमें उपचुनाव नहीं करवाए जाएंगे। इसका कार्यभार उपाध्यक्ष यानी हम कह सकते हैं उप सरपंच संभालेगा। राजस्थान में ये बात अलग से है, ठीक है, तो इनका थोड़ा सा अलग से ध्यान आप रखना। चलो अब लिखते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? लिखो निर्धारित अवधि 5 वर्ष, और यदि निर्धारित अवधि से पहले कोई स्थान रिक्त हो जाए तो 6 माह में उपचुनाव यानी मध्यावधि चुनाव करवाए जाएंगे, तथा ऐसी संस्था शेष अवधि तक कार्य करेगी। निर्धारित अवधि 5 वर्ष। निर्धारित अवधि 5 वर्ष। यदि पंचायती राज में यदि निर्धारित अवधि से पहले, ये जो 5 वर्ष की निर्धारित अवधि है, यदि निर्धारित अवधि से पहले कोई स्थान रिक्त हो जाए रिक्त हो जाए अगर 6 माह से अधिक है तो, है ना, रिक्त हो जाए तो 6 माह में उपचुनाव यानी 6 माह के अंदर अंदर उपचुनाव होगा वहां पे।
जैसे मानो कि 2 साल किसी ने कार्य किया है और अब इसके 6 माह के अंदर अंदर उपचुनाव होकर के दूसरा वहां पे सरपंच बन जाएगा। समझ रहे हो क्या? 6 माह से ज्यादा टाइम उसमें नहीं लगाया जाएगा। यदि रिक्त हो जाए तो 6 माह के अंदर अंदर उपचुनाव, या कोष्टक में लिख दो मध्यावधि चुनाव, आधे कार्यकाल के लिए तो कार्य किया जाता है मध्यावधि उपचुनाव या मध्यावधि चुनाव। करवाया जाएगा। ठीक है, इसी में लिख दो तथा ऐसी संस्था, ऐसी संस्था का मतलब जो दोबारा चुना जाता व्यक्ति, तथा ऐसी संस्था, संस्था का मतलब चाहे प्रधान, चाहे सरपंच, चाहे जिला प्रमुख, वो एक तरह की संस्था हो गई ना। तथा ऐसी संस्था शेष अवधि तक कार्य करेगी, शेष अवधि तक कार्य करेगी। ऐसा नहीं है कि कोई सरपंच का 2 साल का कार्यकाल बचा और नया सरपंच जो उपचुनाव के अंदर बना वो कहेगा मैं तो 5 साल रहूंगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है, क्योंकि वो चुनाव ही कैसा था? उपचुनाव था। किसके लिए था? उसी अवधि को पूरा करने के लिए, उसको उसका संचालन करने के लिए किसी व्यक्ति को चुना जाता है। ठीक है, अब प्रक्रिया उसकी वही रहेगी जो मुख्य चुनाव होता है, उसी की सेम रहेगी। तो वो कहेगा कि मुझे भी भाई जनता ने चुना है, मैं भी 5 साल सरपंच रहूंगा। ऐसा नहीं होता है। फिर क्या है कि ये जैसे मतलब 3 साल उस सरपंच ने काम किया पहले वाले ने, और उसके बाद में रिक्त हुई कुर्सी, फिर 2 साल इसने कार्य किया मानो, और फिर क्या होता है कि नेक्स्ट दोबारा चुनाव होगा तो उसके अंदर भाई अपना भविष्य दोबारा आजमा लेना, अभी तेरे को 5 साल नहीं करने दिया जाएगा। समझ रहे हो? तो ये होता है इसके अंदर। और शेष अवधि तक के कार्य करेगी, ऐसी संस्था शेष अवधि तक के लिए काम करेगी या फिर काम कार्य करेगी। ठीक है, फिर लिखो यदि शेष अवधि 6 माह है तो उपचुनाव नहीं करवाए जाएंगे, उसका कार्यभार उपाध्यक्ष से संभालेगा। यदि शेष अवधि, यदि शेष अवधि 6 माह है, 6 माह है तो मध्यावधि चुनाव नहीं करवाए जाएंगे, तो उपचुनाव नहीं करवाए जाएंगे। नहीं करवाए जाएंगे अर्थात, चलो यहां लिखो, अर्थात कार्यभार कौन संभालेगा? उपाध्यक्ष। अर्थात उसका कार्यभार उपाध्यक्ष से संभालेगा। उस कुर्सी पे कौन बैठेगा, कौन कार्य करेगा? अर्थात उसका कार्यभार उपाध्यक्ष संभालेगा। इसीलिए तो उपाध्यक्ष बनाया जाता है, संभालेगा। उसकी गैर उपस्थिति में कार्य करता है एक तरह से। उपाध्यक्ष का मतलब, अब किसका मैं अलग से लिखूं? सरपंच की कुर्सी खाली है तो उप सरपंच संभालेगा, प्रधान की है तो उप प्रधान संभालेगा, और जिला प्रमुख की अगर कुर्सी खाली है तो उप जिला प्रमुख के कार्य संभालेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वार्ड पंच संभालेगा और ब्लॉक मेंबर संभालेगा, है ना, उपाध्यक्ष काम करेगा उस पर। ठीक है, फिर एक नोट लगा के लिख लो, यदि राजस्थान में किसी भी ग्राम पंचायत स्तर पर, पंचायत स्तर की बात करें तो ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत में सरपंच का पद अगर रिक्त हो तो शेष अवधि 1 वर्ष है तो चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। बात तो किसकी है? 6 महीने की, लेकिन रेयर केस है सरपंच के लिए। राजस्थान में ग्राम पंचायती
अब में सरपंच का पद अगर खाली हो जाता है और एक प्रश्न उसका शेष अवधि बचा है तो उपचुनाव नहीं करवाए जाएंगे। इसका कार्यभार उपाध्यक्ष यानी उप सरपंच संभालेगा। लिखो, इसमें नोट लगा के लिखो। यदि राजस्थान की ग्राम पंचायत में सरपंच का पद, सरपंच की कुर्सी लिखो, चाहे सरपंच का पद रिक्त हो जाए, और शेष अवधि 1 वर्ष है, रिक्त हो जाए और शेष अवधि को मतलब बचा कार्यकाल, शेष कार्यकाल लिख दो, चाहे शेष अवधि 1 वर्ष है तो उपचुनाव नहीं करवाए जाएंगे। तो उपचुनाव नहीं करवाए जाएंगे। अर्थात इस अवधि में कार्य कौन करेगा? अर्थात इस अवधि में उपाध्यक्ष कार्य करेगा। अर्थात इस अवधि में कार्यभार उपाध्यक्ष, कॉस्टम लिख दो उप सरपंच, क्योंकि यहाँ पे तो पर्टिकुलर बात की गई सरपंच की, इसलिए हम लिख सकते हैं उप सरपंच संभालेगा। दिख रहा है ना? लो लिखो। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, अनुच्छेद 243F, जो कि बात करता है अयोग्यता की, कि क्या क्या सरपंच बनता है तो क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। देखो, एक तो योग्यता आती है, जब भारी योग्यता होती है तो उसमें योग्यता आती है, लेकिन अगर नॉर्मल योग्यता रखी जाती है तो योग्यता नहीं, वहां पे अयोग्यता की बात करी जाती है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब उसको पता है कि योग्यता हर व्यक्ति इसमें फाइट हो जाएगा, लेकिन अयोग्यता के अनुसार जिसको निकाला जाएगा तो वो क्या क्या नहीं होना चाहिए, कि एक तो संतान 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कब से बात करी गई है? 27 नवंबर 1995 के बाद में से हम कह सकते हैं 2 से ज़्यादा अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सरपंच प्रत्याशी बनता है यानी सरपंच का उम्मीदवार होता है तो उसके 2 से ज़्यादा संतान यानी बच्चे नहीं होने चाहिए। और ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने तो स्थानीय मतदाता सूची में नाम अंकित होना चाहिए। जहाँ से वह जिस ग्राम पंचायत से वह सरपंच का चुनाव लड़ रहा है उससे स्थानीय जो एक वोटर लिस्ट आती है, वोटर लिस्ट जिसको कहते हैं मतदाता सूची, उसके अंदर उसका नाम अंकित होना चाहिए। वही व्यक्ति उसी ग्राम पंचायत से सरपंच का प्रत्याशी बन सकता है यानी सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। क्या कोई व्यक्ति दूसरी ग्राम पंचायत से सरपंच का चुनाव लड़ सकता है? यानी एक व्यक्ति सरपंच का चुनाव एक जगह से ही लड़ सकता है। क्या विधानसभा का चुनाव कोई एक व्यक्ति 2 जगह से लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है। क्या लोकसभा में कोई एक व्यक्ति 2 जगह से लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है। क्या ग्राम पंचायत का कोई सरपंच प्रत्याशी 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। क्यों नहीं लड़ सकता? क्योंकि जहां से वो लड़ता है उस क्षेत्रीय जो हम कह सकते हैं स्थानीय जो मतदाता सूची है, वोटर लिस्ट है, उसके अंदर उसका नाम होना चाहिए। और क्या कोई एक व्यक्ति का कोई 2 ग्राम पंचायत में नाम वोटर लिस्ट में जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता। इसलिए मुझे थोड़ा इसके बारे में नॉलेज है, क्योंकि मेरे पापा जो है वो भी BLO है, बूथ लेवल ऑफिसर है, तो उनके बारे में मेरे को ये
इसका वोटर लिस्ट का थोड़ा सा ज्ञान है, क्योंकि किसका इसमें नाम जुड़वाया जाता है, कितने वर्ष का जब हो जाता है, और किस रेयर केस में उसका नाम वोटर लिस्ट से काटा जाता है, क्या उसकी कि बीएलओ की वोटर लिस्ट से संबंधित नाम जुड़वाने और कटवाने से संबंधित वोटर लिस्ट के अंदर बीएलओ की क्या भूमिका रहती है, ये मेरे को पूरा नॉलेज है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि कोई सरपंच 2 जगह से चुनाव इसलिए नहीं लड़ सकता क्योंकि उसका नाम वोटर लिस्ट में एक जगह ही मिलेगा, दूसरी जगह नहीं मिल सकता, इसलिए वो 2 जगह से नहीं लड़ सकता। चलो नेक्स्ट लगाओ अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 एफ, अयोग्यताएं, हेडिंग लगाओ इसमें अयोग्यताएं। अब इसमें बात करेंगे क्या क्या अयोग्यता जो के हिसाब से उनको अयोग्य किया जा सकता है। यानी पंचायती राज क्या करती है कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनके हेतु अयोग्यता का जो निर्धारण है वो कौन करेगा, विधानमंडल विधि के द्वारा करेगा। और सभी संस्थाएं क्या करती हैं, सभी संस्थाओं हेतु निर्धारित आयु जो के सरपंच के लिए बात करें ग्राम पंचायत तो कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। प्रधान के लिए भी न्यूनतम आयु 21 वर्ष और जिला प्रमुख के लिए भी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। समझ रहे हो यहाँ पर? देखो बात क्या है कि पंचायती राज संस्थाओं हेतु उनके द्वारा अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है, विधानमंडल करता है। कैसे करता है, विधि बना करके। और सभी संस्थाओं का मतलब अब चाहे वे प्रधान हो, सरपंच हो, चाहे जिला प्रमुख हो, इन सभी के लिए न्यूनतम आयु कम से कम, अधिकतम हो सकती है, कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, और इसके बाद में बात आती है 1995 में, यानी 27 नवंबर 1995 के बाद में एक सिस्टम और हो गया यहाँ पे। 27 नवंबर 1995 के बाद में कि जो व्यक्ति अगर सरपंच का चुनाव लड़ता है या प्रधान का चुनाव लड़ता है या फिर जिला प्रमुख अगर बनने की चाहत रखता है तो उसके 2 संतान से अधिक संतान नहीं होने चाहिए। 2 से अधिक संतान का मतलब बच्चे, 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने हेतु स्थानीय मतदाता सूची में उनका नाम अंकित होना जरूरी है। एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ सकता। ये बात केवल 43 से एफ कहता है। फिर जी पढ़ते हैं जिसमें पंचायत समिति हम कह सकते हैं पंचायत जो संस्थाएं हैं, जो तीनों संस्था का नाम आता है तो ये तीनों की बात कर लेना आप। इनकी शक्तियां क्या रहती है, इनको शक्तियां प्रदान कौन करता है। ठीक है, और इसको शामिल कब किया गया पंचायती राज के अंदर, इसको लागू कब किया गया, कौन से जो विषय है वो किसके अंदर शामिल किए गए, कब इसको जोड़ा गया, ये बात हम लोग है जो कि पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंदर बात करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, इसके अंदर 2-4 लाइन आप लिख लो। पंचायती राज संस्थाओं हेतु अयोग्यता का निर्धारण, पंचायती राज संस्थाओं हेतु अयोग्यताओं का निर्धारण कौन करेगा, विधानमंडल विधि द्वारा करेगा। का निर्धारण विधानमंडल करेगा। विधानमंडल विधि द्वारा करेगा। ठीक है,
और फिर लिखो पंचायती राज संस्थाओं हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष। पंचायती राज संस्थाओं हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु 21 वर्ष। सीधा लिख दो सभी संस्थाओं हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु 21 वर्ष। कितनी रखी गई है? 21 वर्ष से रखी गई है। फिर एक बात और लिख दो कि 27 नवंबर 1995 के बाद 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। 27 नवंबर 1995 के बाद, इसको अंडरलाइन कर लेना, 27 नवंबर 1995 के पश्चात दो से अधिक संतान नहीं हो। क्या ये अयोग्यता है? अगर हो तो वह व्यक्ति अयोग्य है। समझ गए ना? किसके लिए? इन किसी भी संस्थाओं में नहीं जा सकता। और फिर एक लाइन लिखो कि ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने हेतु स्थानीय मतदाता सूची में नाम अंकित हो। ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने हेतु ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने हेतु कहाँ पे नाम अंकित होना चाहिए? स्थानीय मतदाता सूची। स्थानीय मतदाता सूची में नाम अंकित होना चाहिए। ठीक है? देखो एक और लिख दो कि एक व्यक्ति दो से अधिक, हम कह सकते हैं एक व्यक्ति 2 स्थानों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। लिख दो, एक लाइन और लिख दो, एक व्यक्ति 2 स्थान से चुनाव नहीं लड़ सकता है। एक व्यक्ति 2 स्थानों से चुनाव नहीं लड़ सकता। चुनाव नहीं लड़ सकता। क्यों नहीं लड़ सकता वो भी आपको पता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? ग्राम पंचायत के लिए। ग्राम पंचायत के लिए यानी एक व्यक्ति 2 स्थान से चुनाव नहीं लड़ सकता। क्यों नहीं लड़ सकता यह भी आपको पता है, लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर दूसरी जगह से लड़ेगा तो स्थानीय मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, वहां पे होगा नहीं तो वहां से अयोग्य हो जाएगा। एक जगह मानो कि वह योग्य हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक? फिर जी लिखो, 243 जी। ऐप के बाद में जी आता है कि ऐसा नहीं कि सीक्वेंस बोल जाएगी। लिखो, फिर लिखो।
लिख लिया। नेक्स्ट लिखो पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां। आर्टिकल लिखेंगे 243 जी। शॉर्ट में लिख दूंगी अनुच्छेद 243 जी। इसमें क्या है? पंचायती राज, शॉर्ट में लिख दो, चाहे पहले के डॉट लगा दो। पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां। कौन प्रदान करता है इसको? विधानमंडल, राज्य विधानमंडल विधि बना करके। देखो पहले इसमें थोड़ा समझते हैं। चलो एक लाइन लिखता हूं मैं। कौन प्रदान करता है? मेन इसके अंदर जो बात की गई है वो यही है कि राज्य जो है विधानमंडल विधि द्वारा अनुसूची 11 में उल्लेखित जो 29 विषय में से कोई भी विषय इनको पंचायती राज यानी संस्थाओं को प्रदान कर सकती है। राज्य विधानमंडल विधि बनाकर या विधि द्वारा अनुसूची 11 में उल्लेखित, 11 में कितने उल्लेखित? अभी 11 में कितने विषय हैं जो कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 11 में 29 विषय है। इसमें लिखा है राज्य विधानमंडल विधि द्वारा अनुसूची 11 में उल्लेखित 29 विषयों में से 29 विषयों में से कोई भी विषय पंचायती राज संस्था को पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान कर सकती है, सिंपल बात है केवल इसके अंदर। देखो अनुसूची 11 के अंदर 29 विषय कुल शामिल किए गए जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर जो जोड़ा गया है। और ये अनुसूची जोड़ी गई है, भाग 9 जोड़ा गया है और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जोड़े गए हैं। किससे संबंधित है? ये सारे पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, तो अगर विधानमंडल विधि बना करके अगर चाहती है विधि बना करके अगर अनुसूची 11 में उल्लेखित जो 29 विषय सारे विषय पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान कर सकती है। ये शक्ति है, हम कह सकते हैं पंचायती राज संस्थाओं की जो शक्ति एक प्रकार से बात कर सकते हैं। फिर बात आती है कि वर्तमान के अंदर पंचायती राज संस्थाओं को अनुसूची 11 से जो 29 विषय उनमें से कौन कौन से विषय यानी कितने विषय कौन कौन से सारे ये पूछेंगे नहीं और कितने विषय शामिल इनको दिए गए हैं। देखो पहले इसके अंदर इनको अनुसूची 11 में 29 विषयों में से 16 विषय प्रदान किए गए थे, लेकिन हाल ही में 5 विषय और इनको दिए गए हैं। VS व्यास समिति की सिफारिश पर 5 विषय और प्रदान कर दिए गए हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के 21 विषय उनको प्रदान कर दिए गए हैं पंचायती राज संस्थाओं को। किस अनुसूची में से? 11वीं अनुसूची में से। किस आधार पर दिया गया? विधानमंडल विधि बना करके है जो कि इनको ये प्रदान किया गया है। तो वर्तमान में अगर बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं को अनुसूची 11 में से कितने विषय 11 के अंदर से कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 21 विषय पंचायती राज संस्था को प्रदान किए गए हैं। अगर विधानमंडल हम कह सकते हैं चाहे तो अनुसूची 11 के 29 विषय भी इनको प्रदान कर सकती है। समझ में आ गया? ओके, तो ये बात आपको देखो जो अनुच्छेद के अंदर ये इतनी बात लिखी गई है। अब आपको नोट लगा के लिख लो। फिर आप लिखना चाहते हो तो नोट लगा के लिखो। नोट लगाओ और नोट में ये बात लिखो कि राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं को कुल 21 विषय प्रदान किए गए हैं।
राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं को, राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं को पंचायती राज संस्थाओं को कुल 21 विषय, कितने विषय? कुल 21 विषय प्रदान किए गए हैं। कितने विषय? 21 विषय प्रदान किए गए हैं। किए गए हैं। फिर कोष्टक में लिख दो 5 हाल ही में वीएस व्यास समिति द्वारा 5 विषय, ऐसे लिखो 5 विषय हाल ही में वीएस व्यास समिति की सिफारिश पर प्रदान किए गए। समिति की सिफारिश पर प्रदान किए गए, प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो पहले देखो वर्तमान में 21 है और अभी हाल ही में 5 जोड़े गए। ठीक है, तो वर्तमान में है 21, 5 जोड़े गए, तो मतलब पहले कितने थे? 16 थे। लिखना चाहो तो लिख दो इसमें, पहले 16 थे, इसमें लिख दो पहले 16 विषय थे और वीएस व्यास समिति के बाद में 5 विषय और जोड़ दिए गए। लिख दो पहले 16 थे, अब 21 है, इसी में लिख दो पहले 16 विषय थे, अब 21 विषय है। फिर एक लाइन इंपॉर्टेंट लिखो, इंपॉर्टेंट करके, इंपॉर्टेंट है मतलब आपको लिखनी है। पंचायती राज संस्था चाहे तो पूरे 29 विषय प्रदान कर सकते हैं। पंचायती राज संस्था चाहे तो पंचायती राज संस्था चाहे तो पूरे 29 विषय प्रदान कर सकती है, कर सकती है। समझ में आया? लिखो, ज्यादा कुछ बड़े आर्टिकल नहीं है, ये छोटे ही है। ये लिख ली नोट वाली बात। फिर जी के बाद में क्या आता है? एच आता है कि 243 एच लिखो, जिसमें करारोपण की शक्ति जो कि पंचायत राज संस्थाओं को प्रदान की जाए, ऐसी शक्ति उसके अंदर दी गई है। बस उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं लिखना, ये लिखनी है कि विधानमंडल किसी पंचायत राज संस्थाओं को कर रोपण करने की शक्ति, यानी कर अधिरोपण कहें या फिर कर स्थापित करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। कौन करेगा? वही विधानमंडल करेगा, विधि बना के। लिखो फिर एक राज्य वित्त आयोग यानी अनुच्छेद 243 आई कहता है, उनके बारे में बात करेंगे। विधानमंडल पंचायत राज संस्थाओं को कर अधिरोपण की करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। ये एच लिख लिया? चलो लिखो अनुच्छेद 243 एच करारोपण की शक्तियां, करारोपण की शक्तियां। इसमें लिखो विधानमंडल पंचायती राज संस्थाओं को
पंचायती राज संस्थाओं को करारोपण या कर अधिरोपण करारोपण की शक्तियां करारोपण की शक्तियां प्रदान कर सकता है। शक्तियां प्रदान कर सकता है। ठीक, इसके अंदर इतनी बात है, पहले इसको लिख लो फिर समझते हैं आगे। अनुच्छेद 243 आई को राज्य वित्त आयोग गठन, किसके बारे में, इसका हेडिंग क्या रहेगा, राज्य वित्त आयोग, वित्त आयोग, यानी राज्य वित्त आयोग का गठन हर वर्ष से होना चाहिए। और वर्तमान तक की बात करें तो कितने वित्त आयोग, 6 वित्त आयोग का गठन हुआ है। क्योंकि ये संविधान संशोधन 1992 में लागू किया गया। उसके बाद की बात करें तो 95 से 2000 के बीच में एक आयोग का गठन किया गया था, वित्त आयोग का, कृष्ण कुमार गोयल वित्त आयोग। चलो ये लिखवाऊंगा, पहले ये लिखो आप इतना, फिर इसमें समझते हैं। ठीक है, तो आई ये कहता है अनुच्छेद 243 आई, इसमें कहता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। ठीक है ना, तो 73वां संविधान संशोधन जो है उसके बाद में ये कहा गया कि एक वर्ष में प्रत्येक राज्य द्वारा, एक वर्ष में प्रत्येक राज्य के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में राज्यपाल क्या करेगा, वित्त आयोग का गठन करेगा। राज्य वित्त आयोग की जो संरचना का निर्धारण है वो विधानमंडल करेगा, किस प्रकार से, विधि बना करके करेगा। राजस्थान में अगर बात करें अब तक तो वित्त आयोग जो है वो 6 वित्त आयोग गठित किए गए। कौन से कार्यकाल के अंदर, एक तो 95 से लेकर के 2000 के बीच में जो वित्त आयोग का गठन किया गया उसका नाम था कृष्ण कुमार गोयल। दूसरे की बात करें 2000 से 2005 तक हीरालाल देवपुरा नाम से एक वित्त आयोग का गठन किया गया। 2005 से 10 तक माणिक चंद सुराणा नाम से वित्त आयोग का गठन किया गया। और बीडी कला वित्त आयोग जो कि आपने 2010 से 2015 की कार्य अवधि के बीच में किया गया, और 15 से 20 के बीच में ज्योति किरण का के नाम से वित्त आयोग का गठन किया गया। उसके बाद में वर्तमान की बात करें जो कि 2020 से 25 तक के लिए वैध रहेगा, जो कि प्रद्युम्न सिंह के द्वारा हम कह सकते हैं गठित किया गया। और इसके सदस्य थे 2, एक अशोक लाहौटी और दूसरा लक्ष्मण सिंह नाम से 2 सदस्य इसके थे। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम, राज्य वित्त आयोग लिख दिया आपने, हेडिंग लगा दी। इसमें लिखो 73वें संविधान संशोधन के बाद एक वर्ष में प्रत्येक राज्य द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। 73वें संविधान संशोधन संविधान संशोधन के बाद, संशोधन के पश्चात एक वर्ष में प्रत्येक राज्य द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। प्रत्येक राज्य द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। प्रत्येक राज्य द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। प्रत्येक राज्य द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के बाद में एक वर्ष में
प्रत्येक राज्य के द्वारा, 1 वर्ष में प्रत्येक राज्य के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। प्रत्येक राज्य द्वारा, तो सीधा वित्त आयोग लिख दो, राज्य वित्त आयोग की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, का गठन किया जाएगा। और प्रत्येक 5 वर्ष में, कितने, प्रत्येक 5 वर्ष में, यानी राज्यपाल चेंज होता है, तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन, राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करेगा। इसी में लिख दो, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पश्चात राज्यपाल कौन करेगा, राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का एक गठन करेगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक 5 वर्ष से लेकर के, यानी एक एक राज्यपाल ने एक एक राज्य वित्त आयोग का जो गठन किया। तो वर्तमान में अगर बात करें राजस्थान के अंदर, तो कितने राज्य वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, 6 राज्य वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। उसकी कार्य अवधि के दौरान कब किया गया, ये भी हम बात करेंगे, कौन सा वित्त आयोग का गठन किया गया। ठीक है, एक लाइन इसमें और लिख लो कि राज्य वित्त आयोग की जो संरचना है उसका निर्धारण विधानमंडल विधि द्वारा तय करेगा। राज्य वित्त आयोग की संरचना का निर्धारण लिखो, इसी में लिख दो, राज्य वित्त आयोग की संरचना का निर्धारण, राज्य वित्त आयोग की संरचना का निर्धारण कौन करेगा, विधानमंडल विधि द्वारा करेगा। विधानमंडल विधि द्वारा तय करेगा, ऐसे लिख दो, विधानमंडल विधि द्वारा तय करेगा। ठीक है ना। अब लिख दो, वर्तमान में राजस्थान में 6 राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। या फिर ऐसे लिख दो, राजस्थान में अब तक 6 वित्त आयोग गठित हुए। लिख लिया यहां तक, चलो लिखो, फटाफट लिखो। आवाज आ रही है ना अच्छे से? चलो मैं चेक करता हूँ, 1 मिनट। ओके, आ रही है ना। राजस्थान में अब तक 6 वित्त आयोग गठित हुए हैं। राजस्थान में अब तक ये मत लगाओ, क्योंकि ये हेडिंग तो आर्टिकल के अंदर लगा रहे हैं ना, ऐसे लगा दो। राजस्थान में अब तक 6 वित्त आयोग गठित हुए। आयोग गठित हुए। ठीक है, अब 6 का नाम लिख लो आप। कृष्ण कुमार गोयल, नंबर लगा लो, चलो। कृष्ण कुमार गोयल, हीरालाल देवीपुरा, हीरालाल देवीपुरा,
माणिकचंद सुराणा, माणिकचंद सुराणा, ठीक है। बीडी कल्ला वगैरह। तो इसका अवधि लिखते हैं 1995 से 2000 के बीच इसका गठन हुआ। प्रत्येक 5 वर्ष में करना है, तो 1995 से, और ये 2000 से 2005 के बीच, और 2005 से 2010 के बीच, ठीक है। फिर बात आती है 2010 से 2015 के बीच बिड्डी कल्ला, और 2015 से 2020, फिर आता है 2001 जो है 2020 से 2025 तक प्रद्युमन सिंह वाला, ठीक है। ये वर्तमान की बात करें या फिर अंतिम जो हाल ही के अंदर बात करें, तो इसका जो गठन किया गया, यहाँ तक लिखा क्या आपने? लिखो बिड्डी कला, ज्योति किरण और प्रद्युमन सिंह वाला। 4 नंबर कौन सा था? 2010 से बिड्डी कल्ला का 4 नंबर लगा के लिखो, बिड्डी कल्ला। इसमें लिख दो 5 नंबर ज्योति किरण, ज्योति किरण, और एक लिखो 6 नंबर प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह। इसके 2 सदस्य थे, एक लक्ष्मण सिंह और एक अशोक लाहौटी। इसके 2 सदस्य, इस आयोग के 2 सदस्य कौन से थे? एक तो अशोक लाहौटी, एक था लक्ष्मण सिंह। ठीक है, लिखो। याद हो जाएगा वैसे, आप एक बार अगर पढ़ोगे ना, इसका सीक्वेंस तो आपको याद ही मानो ना। 95 से 5-5 का गैप करके यहाँ तक लिखना है 6 में, है ना। और इसका क्या करना है? कृष्ण कुमार गोयल, हीरालाल देवपुरा, माणिकचंद सुराणा, बीडी कला, ज्योति किरण और प्रद्युमन सिंह। इसको 2-3 बार अगर पढ़ोगे तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और फिर अनुच्छेद 243 जे क्या क्या बात करता है? पंचायती राज व्यवस्था का लेखा परिचालन की बात करता है, जो कि राज्य विधानमंडल पंचायती राज के लेखा परिचालन संबंधी विधि का निर्माण करेगा। कौन करेगा? पंचायती राज व्यवस्था में लेखा परिचालन की विधि का निर्माण कौन करेगा? राज्य विधानमंडल विधि बना करके उसका निर्माण करेगा। तो ये बात केवल इतनी है। तो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता तो वहाँ पे कि ये काम कौन करेगा? राज्य विधानमंडल विधि बना करके ये काम तय करेगा। तो एक और लिख लेते हैं उसके बाद में। बाकी अनुच्छेद 243 से के कल बात करेंगे, जो पंचायती राज संस्था हुई। तो चुनाव के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार से चुनाव इसका किया जाता है, करवाया जाता है, ठीक है ना। और इसका जो निर्वाचन आयोग के अंदर मुखिया कौन होते हैं, कौन इसका जो निर्वाचन आयोग का जो निर्वाचन अधिकारी उसको हम कह सकते हैं निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो ये कार्य कौन करते हैं, ठीक है। और बाकी बात कल करेंगे। तो एक और लिख लो आप, अनुच्छेद 243 जे लिख लो, पंचायती राज व्यवस्था का लेखा परिचालन, अनुच्छेद 243 जे। इसमें लिखो पंचायती राज
व्यवस्था का लेखा प्रचलन, व्यवस्था का लेखा प्रचालन कौन करेगा? इसके अंदर कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा राज्य विधानमंडल पंचायती राज के लेखा प्रचालन संबंधी विधि का निर्माण करेगा। राज्य विधानमंडल, इसमें लिख दो, राज्य विधानमंडल पंचायती राज व्यवस्था के लेखा प्रचालन संबंधी विधि का निर्माण करेगा। प्रचालन संबंधी विधि का निर्माण करेगा। ठीक है। अनुच्छेद के क्या कहता है? अनुच्छेद 243 के पंचायती राज के चुनाव के में क्या लिखा है? पंचायती राज संस्थाओं हेतु चुनाव। पंचायती राज संस्थाओं हेतु चुनाव। पंचायती राज संस्थाओं हेतु चुनाव। देखो डायरेक्ट आपका प्रश्न ऐसे बन सकता है कि पंचायती राज संस्थाओं हेतु चुनाव से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो अनुच्छेद 243 के बात करता है। लेखा प्रचालन की बात करेगा तो जे बात करता है। ये डायरेक्ट प्रश्न ऐसे बनेंगे। जैसे कि साथियों इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस अच्छे से करवा दूंगा, क्योंकि जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है और टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में 25 से 30 क्वेश्चन में नए भी बना करके लाऊंगा कि किस प्रकार से प्रश्न आगे बन सकते हैं। और जो प्रश्न पूछे गए हैं पीछे जो भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए हैं प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर, वो सारे प्रश्न मैं आप सभी के लिए लेकर के आऊँगा लाइव के माध्यम से। और तुरंत आप उसमें पहले इसको अच्छे से पढ़ेंगे, रिवीजन भी करेंगे, सारा कंटेंट को तैयार करेंगे, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है नोट्स को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में जब मेरा यानी टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में मैं आप सभी के सामने एक लाइव सेशन क्लास करूंगा और उसमें आपको आंसर देना है। ठीक है। और आप ये भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि चैट सेशन के अंदर या फिर उसके बाद में कमेंट बॉक्स में भी बता देना कि भाई मेरे 25 में से इतने क्वेश्चन सही आए। मतलब आपका जो तैयारी का किस प्रकार से रोल जो चल रहा है वो भी मैं आपका तय कर दूंगा कि भाई किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है, बिना किसी देखे आपने कितने प्रश्न जो सही किए, है ना। तो इस प्रकार से मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए हमेशा के लिए सजग रहूँगा। तो आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ में, यानी 5वां जो पार्ट है हम कल करेंगे। ठीक है। तो इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।